This is an ABP Life podcast. मोदी सरकार 3.0 के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बुधवार शाम हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपने नेता चुना गया। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की कई बैठकें हुई, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी बिना समय गंवाए जल्द सरकार के गठन पर जोर दिया। वहीं अगली सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आजादी के बाद ये दूसरी बार है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार जनादेश मिला है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल क्या स्थिर रह पाएगा। आज हम इसी पर बात करेंगे और मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। अवधेश जी, मौजूदा नतीजे को आप मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए कैसे देखते हैं? क्या तीसरा कार्यकाल मोदी सरकार पूरा कर पाएगी? देखिए, इस समय थोड़ी चिंता देश में इसलिए पैदा हुई है कि एक तो विपक्ष ने ये नैरेटिव चुनाव परिणाम के बाद बनाना शुरू कर दिया कि अब तो ये सरकार जो है नीतीश कुमार पर और पीडीपी पर टिकी हुई है, ये सरकार समर्थकों पर है, कितनी मजबूत होगी, कैसे चलाएंगे मोदी। हालांकि विपक्ष भी यही कोशिश कर रहा था अपनी ओर से कि उनकी सरकार बन जाए गठबंधन की, तो जाहिर है कि एक और कोई गठबंधन बनता तो वो मजबूत हो जाता, दूसरी ओर कमजोर हो जाता। ऐसा होता नहीं है। गठबंधन की सरकारों का अनुभव हमारे देश में बहुत अच्छा नहीं रहा है और सरकारें दबाव में रही हैं। यूपीए सरकार में तो हमने देखा कि डीएमके के दबाव में श्रीलंका को लेकर हमारी विदेश नीति बदलनी पड़ी, जो हमारे देश के हितों के प्रतिकूल थी, क्योंकि श्रीलंका के विरुद्ध तमिलों के श्रीलंका के विरुद्ध मानवाधिकार का आरोप लगा था और तमिलों पर अत्याचार के थे। उसमें भारत को श्रीलंका का विरोध करने और श्रीलंका का भारत चाहता था कि उस समय कोई दूसरा रास्ता लिया जाए। तमिलों ने जो है उन्होंने दबाव डाला, श्रीलंका के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कराया, श्रीलंका के विरुद्ध भारत को खड़ा किया और उसके कारण हमारे जो संबंध खराब हुए और चीन वहां प्रवेश किया, वो आज तक हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें हमने देखा है कि दबाव में भ्रष्टाचार के आरोपी होते हुए भी उनको मंत्रिमंडल में रखना पड़ा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था कि भाई जो गठबंधन की सरकार है उसमें गठबंधन के दल जिसे देंगे उसे ही हम मंत्री बनाते हैं। कुछ कोशिश हुई होगी, क्योंकि जो भी तो ये कई प्रकार की मजबूरियां होती हैं। यहाँ तक कि रेल बजट में ममता बनर्जी ने अपने तब के रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को हटा दिया, जबकि सरकार की नीति थी, और दूसरा रेल मंत्री डालना पड़ा और रेल बजट बदला गया। तो ऐसी कई स्थितियां पैदा हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यद्यपि इतना ज्यादा नीतियों में अंतर नहीं आया, लेकिन वाजपेयी दबाव हमेशा महसूस करते थे और एक समय आया कि एक ही वर्ष में जो पहली सरकार थी 1998 में, वो अप्रैल 1999 में गिर भी गए। लगातार उनके चेहरे से दबाव झलकता था। लेकिन वही सरकार जब 1999 में आई तो आराम से चली। अगर स्वयं उन्होंने चुनाव के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं, उनके मंत्रिमंडल ने चुनाव के लिए सरकार भंग नहीं कर दिया होता तो वो सरकार आराम से सितंबर अक्टूबर तक गए रहती और चुनाव होता। तो वो सरकार अपने समय से गई है। तो आज की स्थिति यह है कि चूंकि लंबे समय बाद देश में 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी और एक नेता के नेतृत्व में देश ने बहुमत दिया था 2014 में। 2019 में भी देश में बहुमत की सरकार बनी, ज्यादा बहुमत लेके वो आए एक पार्टी। हालांकि दोनों सरकारें गठबंधन की थी, दोनों में एनडीए था। पिछली बार भी 2019 में एनडीए को 353 सीटें मिली थी, उनके लोग मंत्रिमंडल में थे और उसमें से शिवसेना अगर अलग हुई तो शिवसेना के कारण वहाँ स्थानीय राजनीति थी। लेकिन ये नहीं था कि नीतीश कुमार से जो अलगाव था वो एक अलग किस्म का अलगाव था, वो पहले ही 2013 में हो गया था। लेकिन नीतीश जी जब लौट के 2017 में आए थे तो सरकार पर कोई दबाव आया हो केंद्र सरकार पर, ऐसा नहीं दिखा कभी कि केंद्र सरकार पर दबाव आया हो। देशम पहले नरेंद्र मोदी के साथ थी, तेलुगु देशम अलग हुई सरकार, और वो इस कारण से हुई कि वो आंध्र प्रदेश में विशेष राज्य का दर्जा चाहते थे, सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी
और वहाँ उनके अंदर राजनीति से प्रभावित हो रही थी, क्योंकि यही आंदोलन YSR के जगन मोहन रेड्डी कर रहे थे और बता रहे थे कि ये सरकार में है और ये मांग नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से वो गए और गए तो लौट के आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी तेलुगु देशम थी, तो खबरें बहुत उड़ती थी कि वो बार्गेन करते हैं, दबाव डालते हैं, लेकिन कभी उस प्रकार से बीटर रिएक्शन उनकी ओर से नहीं आया था। सरकार से वो अलग भी हुए थे। हाँ, जब नरेंद्र मोदी 2014 में नरेंद्र मोदी के लेके उन्होंने जरूर कुछ वक्तव्य पहले दिए थे और वो फिर जो ये सेकुलर पॉलिटिक्स है उसके दबाव में दिए थे। और राजनीति में अब इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करते कि कौन कल क्या हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार से ज्यादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी ने भी हमला नहीं किया होगा। 2010 से उन्होंने आरंभ कर दिया था, फिर भी उनके साथ गठबंधन रहा। तो ये एक अलग से सोचने का विषय है कि ये कितनी नैतिक राजनीति है कि एक व्यक्ति, एक नेता किसी पार्टी पर, किसी नेता पर हमले करता है, एक सीमा से ज्यादा आलोचना करता है, उसको सांप्रदायिक, फासिस्ट, आतंकवादी तक कहता है और बाद में दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और जनता वोट भी देती है। अब इस समय प्रश्न है कि चूंकि दोनों सरकारों में नरेंद्र मोदी को इतनी स्वतंत्रता उनकी करे से करे निर्णय ले सकते थे, क्योंकि अगर कोई साथी दल विरोध में छोड़ के चला भी जाए तो कोई भय नहीं था, इसीलिए वो नोटबंदी का फैसला कर सके। इसी तरह जो है 370 का फैसला था, पाकिस्तान पर अटैक करने का फैसला था, बम्बार्डमेंट के फैसले थे। तो ऐसे कई फैसले सरकार ने लिए हैं जो पहले की सरकारों के लिए संभव नहीं था। तो अब ये उठता है कि चाहे 3 तक का मामला हो तो कि क्या अब नरेंद्र मोदी उस प्रकार से फैसला ले पाएंगे, ये हो रहा है, क्योंकि सरकारें बहुत सारी फैसले नहीं लेती थी। तो अब ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इस समय की स्थिति मुझे नहीं लगती है कि तत्काल आने वाले कुछ समय तक ऐसी कोई स्थिति पैदा होगी कि सरकार को फैसले लेने में समस्या हो जाएगी। क्योंकि जहाँ तक आर्थिक फैसले हैं, सुधार के फैसले हैं, वो लगभग उसके विरोध में आवाज उठती है। अब इस समय कांग्रेस पार्टी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट नीति पर चल, राहुल गांधी पूंजीपतियों के खिलाफ, कॉर्पोरेट के खिलाफ, विनिवेश के खिलाफ सब बोलते रहते हैं। उनकी सरकार ने विनिवेश नीति नरसिंह राव के काल में शुरू हुई, उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। यूपीए सरकार में पूरी नीति रही। अलग बात है कि उसका लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई थी, लेकिन हमारी नीतियां उनकी सरकार में थी। वो आज बोलते रहे तो वो एक विपक्ष, तो विपक्ष आवाज उठाएगा, लेकिन उसके कारण टीडीपी या जनता दल यू सरकार से अलग होगी ऐसा नहीं लगता है। बार्गेन का इस समय जो हो रहा है वो मंत्रिमंडल को लेकर होता है। जब गठबंधन सरकार आप चलाते हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि लोग मंत्रिमंडल में चाहेंगे, कोई भी पार्टी चाहती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग मंत्रिमंडल में रहें, उसका लाभ उनके प्रदेश की राजनीति में मिले और अच्छा मंत्रिमंडल मिले, अच्छी जगह मिले, हमारी सरकार में प्रभावी भूमिका हो, ताकि जो कुछ भी हम अपने राजनीतिक उद्देश्य की दृष्टि से ही नहीं राज्य के हित में चाहते हैं वो मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चाहेगा कि हाँ देश के विरुद्ध हम काम करें, हमको नेताओं पर ही विश्वास करना चाहिए। और दूसरी स्थिति होती है कि कुछ चीजों के लिए दबाव डालना कि ये मांग हमको चाहिए। तो क्या इस समय ऐसी परिस्थिति है कि नीतीश कुमार के एजेंडा में या चंद्रबाबू नायडू के एजेंडे में ऐसे विषय हैं कि सरकार को इतने दबाव में लाए कि वो विषय पर सरकार को मजबूर होकर मानना पड़े? तो मुझे याद इस देश को अभी तक ऐसा कोई विषय दिखाई नहीं पड़ा है। एक पार्टी का बहुमत होते हुए गठबंधन की सरकार चलाना, बहुमत विहीनता के दौर में गठबंधन की सरकार चलाने में अंतर होता है। तो ये संभव है कि कई एजेंडे जो शायद इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया होगा, शायद कुछ ठंडे बस्ते में डालना पड़े, जिसमें कॉमन सिविल कोड है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि अगली बारी कॉमन सिविल कोड की है। लेकिन यह भी नहीं भूलिए कि जब धारा 370 राज्यसभा में आया तो लगता नहीं था कि इसको समर्थन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को तो आधी भी सीटें नहीं थी, उसको समर्थन मिला और उन पार्टियों ने समर्थन दिया जो कभी भी भाजपा की नहीं थे। 3 तलाक के विधेयक को भी सबने समर्थन किया, वो पारित हुआ है। तो इस मायने में देश काफी बदला हुआ है और देखना होगा कि कॉमन सिविल कोड पर दोनों पार्टियां क्या नीति अपनाती है, वो लाते हैं कि नहीं लाते हैं। लेकिन देश के हित में यह है कि सरकार
जनता ने इस समय जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का पक्ष क्या है? जनादेश का पक्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 से काफी पीछे आई है, उसको 63 सीटें कम मिली है, उसके लिए जबरदस्त धक्का है, उसको विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है। कुछ राज्यों में उनको भारी बहुमत मिला, कुछ राज्यों में नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में धक्का लगा है, ये सब उनके लिए विचारणीय विषय है और उस पर अलग अलग प्रकार के मत आ रहे हैं। उनके कार्यकर्ता क्यों उदासीन हुए, क्यों नाराज थे, कार्यकर्ताओं ने जगह जगह काम क्यों किया, उम्मीदवारों के विरुद्ध क्या विद्रोह थे, ये सब अपने कारण है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अभी तक भारत में जितनी गठबंधन सरकारें रही है, उन सबसे ज्यादा सीट के साथ वो गठबंधन सरकार चलाने जा रही है। दूसरा इस समय का सच यह है, या तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चलेगी या इस देश में चुनाव होगा, क्योंकि INDIA के पास 234 सीटें हैं और उसमें ऐसी स्थिति तत्काल नहीं बनती है कि किसी सूरत में दूसरी सरकार बन सके। अगर नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस समय जो पाला बदल देंगे, चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अलग जाने, फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने, फिर भाजपा के साथ जाने, फिर राजद के साथ जाने, फिर भाजपा के साथ आने का जो रिकॉर्ड बनाया है, उससे उनकी छवि पर असर पड़ा है। उनको लेकर के कोई निश्चित गारंटी के साथ टिप्पणी आज करना मुश्किल है। लेकिन बिहार का जो जनादेश है, वहाँ का जो रिजल्ट है वो एनडीए के फेवर में है। वहाँ INDIA को सफलता नहीं मिली है। राजद उस स्थिति में उतनी शक्तिशाली नहीं है कि राजद दबाव डाल सके। ऐसी अगर राजद को वहाँ मान लीजिए 10, 12, 13 सीटें लोकसभा में आ गई होती, भारतीय जनता पार्टी बिहार में ज्यादा कमजोर होती, नीतीश कुमार के पाला इस समय बदलने की बात की जा सकती थी। उनको पता है कि इस समय एनडीए में ही उनकी हैसियत है, एनडीए में रहने में ही उनकी राजनीति है, क्योंकि एनडीए को बहुमत मिला है। तो ये भी एक परिस्थिति है। और मान लीजिए जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया जाए, तब भी क्या INDIA की सरकार बनेगी? सीटें तो पूरी हो नहीं रही, नंबर चाहिए जो नंबर वन समय नहीं है। इसलिए दो स्थितियां इन नेताओं के साथ भी होगी। अगर कोई विकट परिस्थिति भी आए तो इनको पता होगा कि अगर सरकार से हम अलग हटते हैं तो फिर हमको राष्ट्रीय चुनाव में जाना होगा, और उस चुनाव में जाने के बाद की क्या परिस्थितियां होंगी कोई नहीं जानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी से, असंतोष से, गलत उम्मीदवार से, गलत गठबंधन से, अयोध्या को मुद्दे को शीर्ष पर न ले जाने से और 22 जनवरी के बाद लगभग उस मुद्दे को भाजपा के हाशिए में डाल देने से जो परिस्थितियां बनी, उससे उनको वोटें कम आई है, सीटें कम आई है। लेकिन भाजपा इस तरह भारत की एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसका हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और विदेश नीति इन सबको मिला के जनाधार है, जो 17-18% बेसिक वोट उसका बन चुका है और इससे थोड़ा ज्यादा भी। यहाँ से बीजेपी शुरुआत करती है, ऐसी स्थिति दूसरी पार्टी की नहीं है। तो आगे चुनाव होगा, क्या रिजल्ट होगा कोई नहीं जानता है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस सीमा तक जाएंगे कि अलग होकर सरकार गिर जाए और फिर से चुनाव हो? इसलिए परिस्थितियों को देखना पड़ता है और परिस्थिति को देख करके, और INDIA ने तो अभी सरकार बनाने का दावा पेश किया नहीं है। उनकी बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम वाच करेंगे, उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन ये जो लुटियंस मीडिया है, जो लंबे समय से RSS बीजेपी के विरुद्ध वर्षों से अपना प्रचार करता रहा है, और वो गुजरात में नरेंद्र थे तो वो खत्म हो जाए उनका अभियान चलाता रहा, यहाँ आने के बाद अलग अलग प्रकार से अभियान चलाता रहा, तो उनने ऐसी खबर फीड कर दी कि अरे नीतीश कुमार से बात हो रही है। एक खबर चल गई कि नीतीश कुमार की शरद पवार से बात हो गई, शरद पवार जी ने कहा मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो ये जो लुटिया मीडिया का एक गैंग है, वो ये सब खबरें फीड कर रहा है और वो खबर फेल भी हो रही है कि उन्होंने अभी ये मांग कर दी तो उन्होंने ये मांग कर दी। इतना ऐसा होता नहीं है पॉलिटिक्स में कि पहली बार NDA के साथ ही बैठ के और पहले ही देख रहे कि हमको तो लोकसभा का चेयरमैन का पद चाहिए, हमको फलाना मंत्रालय चाहिए। जब मंत्रालय के लिए बैठक होगी सरकार बनाने की तो निश्चित रूप से वो मांग रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय चाहते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि किसी को गृह मंत्री अमित शाह ने अगर चंद्रबाबू नायडू या जीतन राम मांझी या नीतीश कुमार को बैठक में आने के लिए फोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं पहले ये तय कर लीजिए
कि हमारे कितने मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्रालय देंगे तभी हम आएंगे, ऐसे पॉलिटिक्स होती नहीं है। ये ज्यादातर उन लोगों की खबर उड़ाई हुई है जो 10 सालों तक लगातार अभियान चलाते रहे कि ये सरकार किसी प्रकार से जाए। उस अभियान के असर हुए, लेकिन 10 साल की सत्ता के बाद ये सत्ता को उखाड़ कर फेंकने की स्थिति नहीं पैदा कर सके और फिर से गठबंधन की ही सही तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तो वो कुछ लोगों का रिएक्शन है, वो चलेगा। गठबंधन सरकार कितने दिन चलेगी इसकी गारंटी कोई दे नहीं सकता है, लेकिन इस समय ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे मैं कह दूं कि आने वाले कुछ समय तक या लगातार यह सरकार अनस्टेबल और स्थिर रहेगी, अनिश्चय में रहेगी, निर्णय नहीं ले पाएगी। मनमोहन सिंह सरकार को विदेशी मीडिया ने इनडिसिसिव कहा कि निर्णय न लेने वाली सरकार, पीछे हटने वाली सरकार, और उससे भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। उम्मीद करते हैं कि उससे सीख लेंगे और साथी दल उसी अनुरूप भूमिका निभाएंगे, राजनीति के लिए राजनीति करेंगे, अपनी मांग भी रखेंगे, लेकिन उस सीमा तक नहीं जाएंगे जिससे कि देश को उस अवस्था में जाना पड़े। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए अवधेश जी बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.